हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दिनांक 5/2/2023 को प्रैक्टिस सेट संख्या 13 करवाया गया था आपका। ठीक है, उसका मैं पार्ट 1 आपको डिस्कस करवा चुका हूँ पूरा, जिसमें मैंने उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, आज देखो हम पहले 60 प्रश्न, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के और 40 प्रश्न जीएस के एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो आप लोग अवश्य जुड़िए। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क प्रैक्टिस सेट है। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न क्या था, चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न था, बंदौ गुरुपद परम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है ना, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 2 है, शब्द कवीश्वर में प्रयुक्त संधि है कवि धन ईश्वर। ठीक है, कवि धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, कवीश्वर। ठीक है, मतलब ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, पहले छोटी ई आ रहा फिर बड़ी ई आ रहा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दोनों में स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर स्वर आ रहे हैं दोनों, तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, स्वर संधि में भी कौन सी, दीर्घ संधि। ठीक है, यदि डीपली देखें तो दीर्घ संधि इसमें प्रयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखो, निम्नांकित पर्यायवाची शब्द युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द देखो, इच्छुक आतुर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इच्छुक का आतुर होता है, उचित का मुनासिब भी होता है। ठीक है, प्रचंड का उग्र होता है। ठीक है, तो सभी सुमेलित, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। ठीक है, या फिर वर्तमान में जो उसका संशोधित रूप प्रयुक्त हो रहा है वैसा शब्द है। देखो, आम्र का तद्भव क्या होता है, आम। ठीक है, अधर्म का क्या होता है, अधम। ठीक है, और देखो आशीष का क्या होता है, मतलब लिखने की दृष्टि से ये गलत हो सकता है, आशीष। ठीक है, अपाहिज का क्या होता है, अपाहिज क्या है, यहाँ पर तद्भव शब्द है। बाकी सभी क्या है, तत्सम शब्द है, केवल अपाहिज ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, अपाहिज का क्या होता है, अपाद हस्त। ठीक है, अपाद हस्त। ठीक है, अपाद हस्त इसका तत्सम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आपने अपाद हस्त है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, गलत युग्म इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो आसरा का आश्रय बिल्कुल सही है। ठीक है, कूदना का कूर्दन भी सही है, और उज्ज्वला का उज्ज्वल भी सही है। ठीक है, तो इमली, इमली का इमिली नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इमली का क्या होता है, इमलिका। ठीक है, अम्लिका। ठीक है, अम्लिका, ध्यान रखिएगा, अम्लिका। ठीक है, इमलिका क्या होता है, अम्लिका। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 6 है, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, सीधा सीधा आंसर है विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए बल। ठीक है, तो इसमें देखो निरपेक्ष, निर्लज्ज, मनःकामना और अंताक्षरी। ठीक है, तो इसमें देखो जो अशुद्ध शब्द है वो है अंताक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी का शुद्ध कैसे होता है, तो अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, देखो अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, अ फिर आधा न, त, या, क्षरी। ठीक है, इस तरह से होता है, ध्यान रखिए, कई बार ये पहले पूछा गया। ठीक है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 8 है, शब्द विलोचन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विलोचन, विलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है, आंख का। ठीक है, आंख का पर्यायवाची है विलोचन। अगला देखो, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, संघर्षी व्यंजन के संबंध में, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसका होगा 100। ठीक है, फिर 100। ठीक है, और ये वाला 101। ठीक है, और हो, ये 4 हैं संघर्षी व्यंजन के उदाहरण। ठीक है, जिनमें अधिक ऊष्मा, इन्हें ऊष्मी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें ऊष्मी व्यंजन भी कहा जाता है। यदि आप सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले देखो स्पर्शी व्यंजन आते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन आते हैं जिसमें क वर्ग है, चौ वर्ग है, ट वर्ग है, तो वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, इसके अलावा देखो उसके बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन इसमें कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन जिनमें य, र, ल और
वह होते हैं, इन्हें क्या अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर, इनमें स्वर के समान ध्वनि प्रतीत होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो संघर्षी व्यंजन, आपको मैं बता चुका हूँ, ये स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, पहले आते हैं संघर्षी व्यंजन, सौ और हो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं देखो, फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, पहले आते हैं संयुक्त, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो संयुक्त व्यंजनों में एक होता है क्ष, ठीक है, त्र, ज्यों और स्र, ठीक है, स्र, ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा द्विगुण व्यंजन में देखो एक ळ और एक ळ, ठीक है, जिनके नीचे बिंदु होता है, ड़ के नीचे बिंदु और ळ के नीचे बिंदु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ना वाला है, ठीक है, पढ़ना मतलब गिरना, और ये है पढ़ना वाला, ठीक है, पढ़ना मतलब पुस्तक पढ़ना, ठीक है। दोनों का देखो प्रयोग के आधार पर भी अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 डिलीट हो गया, आप लोग अपना अपना नंबर 1 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 10 है, निम्नांकित में शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, ठीक है। अंतर्धान शुद्ध है, या फिर रचयिता शुद्ध है, अनाधिकार शुद्ध है, या फिर निशेष शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, अंतर्धान, ठीक है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या है, विकल्प ए, ठीक है, अंतर्धान। अगला देखो प्रश्न संख्या 11 है, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। तो ये किसकी रचना है, इसमें देखो मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी जी की रचना है एक प्लेट सैलाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो गुण संधि से संबंधित शब्द नहीं है, गुण संधि, गुण संधि मतलब आ के बाद ई, फिर ओ के बाद ई, ओ के बाद ऊ इत्यादि वाला, ठीक है। तो देखो गुण संधि से संबंधित वीरोचित, वीर धन उचित, मानवोचित, मानव धन उचित, ठीक है, प्रोत्साहन, प्रधन उत्साहन, ठीक है, मातृ ऋण, मातृ धन ऋण, तो ये किसका है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण, मातृण, मातृधन ऋण, ठीक है। लेकिन बाकी सब किससे संबंधित हैं, ये सभी गुण संधि से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। आरोही का अवरोही बिल्कुल सही है, ठीक है, और आवाहन का निरावाहन, अभी देखते हैं इसको, ठीक है, आय का व्यय और आवृत का अनावृत, तो इसमें सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आवाहन का क्या होता है, विसर्जन, जैसे गणपति आवाहन और गणपति विसर्जन, ठीक है, या फिर बोलते ना भगवान का आवाहन किया तो उसके पश्चात उनका विसर्जन करते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आवाहन का क्या होता है, विसर्जन। अगला देखो निम्नलिखित में कौन अयोगवाह वर्ण है, ठीक है, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से, तो इसमें स्पष्ट है अंग और अह, ठीक है, ये क्या है, अयोगवाह वर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो मेरा पहाड़ नामक कृति के रचनाकार कौन है, मेरा पहाड़, इसके रचनाकार कौन है, शेखर जोशी, ठीक है, मेरा पहाड़ के रचनाकार कौन है, शेखर जोशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले कई बार ये पूछा गया। इसके अलावा यदि इनकी अन्य रचना देखते हैं आप, गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा जो पहले पूछा गया है, ठीक है, गलता लोहा SSC ने पहले पूछा है, तो इनके रचनाकार कौन है, शेखर जोशी हैं। अगला देखो निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है, तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। तो अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, सेमी कॉलम, इस तरह से जो होता है, ठीक है। देखो एक होता है विराम चिन्ह, एक होता है अल्प विराम, ठीक है, एक होता है अपूर्ण विराम और एक होता है अर्ध विराम, ठीक है। ये 4 प्रकार के जो विराम होते हैं, ठीक है। देखो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम, ये देखो ये पूर्ण विराम है, अल्प विराम, अपूर्ण विराम और अर्ध विराम, ठीक है। तो इसमें अर्ध विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि अर्ध विराम है, ठीक है, सेमी कॉलम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला देखो उल्टे पांव लौटना मुहावरे का उचित अर्थ है, तो उल्टे पांव लौटना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, निराश लौटना, उल्टा होकर चलना, उल्टा काम करना, या फिर गायब होना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, निराश होकर लौटना, ठीक है, निराशा से लौटना, निराश होकर लौटना क्या हो जाएगा, उल्टे पांव लौटना। अगला देखो शब्द भानुदाई में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, भानुदाई में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ देखो भानु, ठीक है, भानु धन उदय, ठीक है, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, ठीक है, दीर्घ संधि का ये उदाहरण, ध्यान रखिएगा, भानुधन उदय, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, भानुदय। अगला देखो जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे के लिए एक शब्द होगा, भाग्य विधाता, किस्मत वाला, भाग्यवादी या फिर बेरोजगार, ठीक है।
देखो जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे वो कौन होता है, भाग्यवादी। ठीक है, जो किस्मत पर विश्वास करता है कि हाँ ये होगा, मतलब कई सारे तैयारी करने वाले वैसे सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगी, किस्मत अच्छी होगी। ठीक है, किस्मत कुछ नहीं है। देखो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है। मेहनत देखो 85% मेहनत होती है, उसके अलावा 15% मैं मानता हूँ कि किस्मत हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए हर टाइम। ठीक है, लगातार मेहनत करिए। हालांकि देखो वर्तमान में जैसा माहौल बन रहा है, ये भी कंफर्म नहीं है कि पटवारी का पेपर भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें लगातार धांधली से जुड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें अभी समीक्षा अधिकारी 2016 के एग्ज़ाम के बारे में भी आज पेपर में मैं देख रहा था। ठीक है, इसके अलावा जेईई भर्ती और कई सारी ऐसी भर्तियां जो संदेह के घेरे में हैं। तो इस माहौल में भर्ती कराना एक हिसाब से उचित नहीं भी है, क्योंकि यदि ना ही आयोग ने पेपर चेंज किया है अभी तक का, ठीक है, उसके द्वारा कोई ऐसा पेपर चेंज करने के संबंध में ना ही किसी का नाम सार्वजनिक किया गया, तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो संदेह के घेरे में लाती हैं। ठीक है, तो ये केवल पेपर को पीछे कर देना एक अपने कर्तव्य की तीसरी मान बैठे। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई उचित कार्यवाही की गई है। ठीक है, हालांकि देखो मैं परीक्षा का विरोध नहीं करता हूँ, परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा होने का फायदा तभी है जब उसका वास्तविक जो लाभ है वो किसी बेरोजगार, किसी मेहनती बेरोजगार को मिले। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे दे दिए और वो नौकरी लग गया दोबारा से। तो ये अगर सीन होता है तो इसका मैं हमेशा विरोध ही करूँगा। ठीक है, तो उचित नहीं है ये। हाँ, यदि परीक्षा होती है सही तरीके से हो, और सही तरीके से के साथ साथ ही मेहनती बच्चे को, ठीक है, जो वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है अभी पेपर आपका पीछे चला जाए पटवारी का, तो अभी कंफर्म कुछ नहीं है। ठीक है, संभावनाएं हैं कि पीछे जा सकता है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 20 है, निम्नांकित में उपकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? इनमें से देखो हित, उद्धार, भलाई और फलप्रद। ठीक है, तो इनमें से फलप्रद है वो उपकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फलप्रद क्या होता है? फल देने वाला। यदि आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसके पश्चात जो फल मिलता है ना, तो यही फलप्रद है। ठीक है, लेकिन हित, किसी का हित करना, किसी के हित में कोई कार्य करना, किसी का उद्धार करना, ठीक है, किसी के लिए भलाई करना, कुछ भलाई का काम करना, ये सब क्या है? उपकार के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, केवल एक फलप्रद नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो प्रश्न संख्या 21 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, देखो भारत में सर्वप्रथम संघीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, देखो स्थापित संघ में इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा। उसके अलावा देखो जो संघ सूची में संघीय विधान पालिका, प्रांत सूची में प्रांतीय विधान पालिका, ठीक है, और समवर्ती जो सूची थी उसमें दोनों कानून बना सकते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 प्रकार की सूचियां, एक संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघीय सूची के जो विषय थे इसमें कितने निर्धारित थे? देखो 59। ठीक है, राज्य सूची में कितने थे? 54, और जो समवर्ती सूची थी उसमें कितने थे? 36 विषय थे। तो इन विषयों पर दोनों कानून बना सकते थे। 54 पर केवल राज्य, ठीक है, और 59 पर केवल केंद्र कानून बना सकता था। ठीक है, 54, ठीक है, इन पर केवल केंद्र कानून बना सकता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय। ठीक है, वायसराय को। ठीक है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन देखो आसान क्वेश्चन था, जिसने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा होगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल था, ज़्यादा हाई लेवल नहीं था। ठीक है, तो जिसने अच्छा किया, जिसने सही किया इसको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 22 है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? विदेशी भारत में कैसे कैसे आए थे? ठीक है, देखो शक तो सबसे पहले नहीं आए थे बिल्कुल भी। ठीक है, यूनानी भी सबसे पहले नहीं आए थे, आर्य जरूर आए थे। तो विकल्प वी या डी में से एक हो सकता है। देखो आर्य आए, आर्यों के बाद शक नहीं आ गए थे। ठीक है, आर्यों के पश्चात कौन आई? यूनानी। ठीक है, आर्यों के बाद यूनानी आए, यूनानियों के बाद आए शक। ठीक है, शक के पश्चात कौन आई? हूण। गुप्त काल के, मतलब उत्तर गुप्त काल में हूणों का आक्रमण, तब लास्ट में कौन आते हैं? तुर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क। ठीक है, ये भी थोड़ा टफ लेवल का था, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी?
तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, पहले पूछा भी गया आयोग द्वारा। अगला देखो प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर, ठीक है, IQ एयर, ठीक है, इस तरह से ये नाम है IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा? IQ एयर के द्वारा, ठीक है, जारी की गई है। इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया? तो इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो घोषित की गई है वो है दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्रदूषित राजधानी दिल्ली, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित जो देश है वो कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी, ये भी भारत का ही शहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस रिपोर्ट में टॉप 5 में भारत शामिल है प्रदूषित शहरों में, ठीक है, तो भारत 5वें नंबर पर इसमें है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का भू आवेष्टित राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है, या फिर छत्तीसगढ़ नहीं है, या फिर हरियाणा नहीं है, या फिर पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है। भू आवेष्टित मतलब जो पूरी तरह लैंड लॉक्ड है, यानी कि न कि सीमा बनाता है, ना ही किसी देश के साथ सीमा साझा करता है। देखो मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, सही है, हरियाणा भी है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, झारखंड, ये 6 ऐसे राज्य हैं जो किसी राज्य के साथ, किसी देश के साथ सीमा साझा, मतलब किसी देश के साथ या फिर जो तटीय सीमा है वो साझा नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल देखो तटीय सीमा बनाता है। यदि आप इसको देखते हैं, ठीक है, इस तरह से हल्का सा भारत का मैप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखो यदि आप इनको दर्शाते हैं तो हरियाणा आता है, ये वाला एरिया, ठीक है, हरियाणा ये वाला एरिया में आता है, ठीक है। हिमाचल भी सीमा साझा करता है, हरियाणा हो गया। हरियाणा के अलावा देखो ये पूरा यहाँ पर मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया। यहीं पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। यहाँ पर आता है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है। और इसके अलावा एक और जो इसमें राज्य आता है देखो, हरियाणा है, ठीक है, झारखंड है। ये कुछ 5 राज्य हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि देखो पश्चिम बंगाल ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल स्पष्ट रूप से सीमा बनाता है, ठीक है। बाकी नीचे तटीय राज्य आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य देखो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये चारों किससे सीमा साझा कर रहे हैं? पाकिस्तान से। इसके अलावा देखो यहाँ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, उत्तराखंड, ये किसके साथ हैं? तिब्बत के साथ हैं। बाकी देखो उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सिक्किम, ये किसके साथ है? नेपाल के साथ है, ठीक है। यहाँ पर बिहार भी आता है, इसी तरह से पूर्वोत्तर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। नीचे तटीय सीमा वाले राज्य आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, पश्चिम बंगाल, जो कि तटीय सीमा बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। कहाँ से ये शक्ति ली गई है? ठीक है, तो ये जो शक्ति ली गई है ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से, ठीक है। 1935 के अधिनियम में, हालांकि देखो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा 1861 के संविधान में, 1861 का जो एक्ट आया था उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी, लेकिन वहां से हमने उस शक्ति को उठाया नहीं है। वो भारत में पहली बार हुआ था। भारतीय संविधान में जो इस प्रावधान को लिया गया है, भारतीय संविधान में इस प्रावधान को जहां से शामिल किया गया वो है ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से भी कौन सा जो एक्ट आ रखा है देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट से इस शक्ति को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि संविधान में कहां से ग्रहण किया गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि भारत में सबसे पहले जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कब शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी 1861 में, ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। दोनों आपने अलग अलग समझना है। अगला देखो, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, इसका जो विकल्प भी है बिल्कुल सही है, ठीक है। वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। विकल्प भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, निम्नांकित में से कब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है, कब शुरू की गई थी?
18 फरवरी 2016 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। अगला देखो, उत्तर वैदिक काल में द्विज शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? उत्तर वैदिक काल में द्विज शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ठीक है, यज्ञ के संदर्भ में, उच्च वर्ग के संदर्भ में, ठीक है, सिक्कों के या फिर कबीले के उच्च वर्ण को, ठीक है, उच्च वर्ण को जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग आते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय वर्ग जिसमें आते थे, इनको कहा जाता द्विज, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक समानता के 4 आयामों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा? देखो, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और ऑप्शन डी है आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर बिल्कुल सही है, शिक्षा का अवसर भी सही है, ठीक है, उत्तरजीविता भी सही है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण सही नहीं है, ठीक है। लैंगिक समानता में आर्थिक सशक्तिकरण के स्थान पर कौन सा सशक्तिकरण है? राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सशक्तिकरण इनके 4 प्रमुख आयामों में सम्मिलित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने, ये मैंने आपको पहले भी देखो करंट अफेयर्स में करवाया था, तो जिसने करंट अफेयर्स नोट किया था, ठीक है, उसके लिए काफ़ी आसानी रहा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मेरे द्वारा 6 से 7 क्लासें दी गई हैं, ठीक है, 2022 की, तो आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ क्लासेज में अभी दूंगा, ठीक है, एक क्लास आज शाम तक मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, तो दूसरी क्लास 1-2 दिन में दूंगा, तो आप लोग उसको नोट करिए करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आगे आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी, किसके द्वारा शुरू किया गया मिशन कुशल कर्मी? यह है दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है। जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की कुशलता हेतु, ठीक है, उनको लाभ देने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखो, दिल्ली में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? काफ़ी अच्छा ये सवाल है, ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया था? ये था देखो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? कुछ ऐसे प्रश्न जो मेरे द्वारा आपको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, आप लोग कितना आपने पढ़ा है और कैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें डाले गए थे, ठीक है। जिसने किया अच्छी बात है, उसने काफ़ी अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन जिसने नहीं किया, मैं बार बार यही बोलता हूँ आप लोगों को कि एक बार आपको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, एक बार आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, समझना, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के पश्चात एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना भी होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से एक बार पढ़िए, और जिसने पढ़ा होगा उसने आसानी से ये प्रश्न हल किया होगा। देखो, सीधा मैप के जरिए हम इसको समझते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ठीक है, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। यदि आप मैप से इसको समझते हैं, ठीक है, मैप से देखो, सीधा हम इसको मैप के जरिए समझते हैं। इस तरह से मैप है भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, महानदी का यदि आप उद्गम देखते हैं, महानदी का उद्गम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, ठीक है। लगभग महानदी यहाँ से निकलते हुए उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब यदि इसमें चर्चा करें, ये हो गई महानदी, ठीक है। ये कहां से निकल रही? देखो, दक्कन वाले एरिया से, ठीक है, मध्य भारत से निकल रही है, पश्चिमी भारत से, पश्चिमी घाट से नहीं निकल रही है। अब इसमें यदि आप चर्चा करते हैं, देखो, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है पश्चिमी घाट में, ठीक है, इस तरह से बहते हुए आगे बढ़ती है। यदि आप चर्चा करते हैं, देखो, नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। और तीसरी यदि आप देखते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से, ये है देखो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? लगभग पश्चिमी घाट से, ठीक है। तीनों कहाँ से निकल रही हैं? पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। और पूर्वी घाट से निकलने वाली यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, लेकिन मध्य भारत से एक नदी कौन सी निकल रही है? महानदी निकल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान हो गया आप समझ के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, किस वर्ग को इसका लाभ मिलता है? तो इसमें देखो, विकल्प ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पूरी तरह नहीं है, ठीक है, ये हैं लेकिन पूरी तरह नहीं है, ठीक है। केवल महिला उद्यमी ये भी नहीं है इसका, ठीक है। विकल्प सी अनुसूचित जनजाति ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है विकल्प डी, ठीक है, अनुसूचित जाति,
जनजाति एवं महिला उद्यमियों से, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शुरू कब की गई थी, ठीक है, शुरू कब की गई थी, शुरू की गई थी देखो 5 अप्रैल 2016, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को ये शुरू की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी को जल प्रदान नहीं करती। ये भी बस थोड़ा सा समझने की देरी है इसको, ठीक है। उसके बाद देखो आप तुरंत इसको करते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को कौन सी नदी जल प्रदान नहीं करती है, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सी नदी करती है, देखो नर्मदा नदी, जो कि कहाँ गिरती है, अरब सागर में, ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये अरब सागर में गिरती है। बाकी देखो गोदावरी, ठीक है, बाकी देखो महानदी और सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है, ये सब कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरे। लेकिन एक नदी कौन सी, नर्मदा नदी, कहाँ गिरती है, अरब सागर में, ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका मतलब वो अरब सागर को जल प्रदान कर रही है। बंगाल की खाड़ी, जो कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर इस गलियारे में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये है अरब सागर का एरिया। तो ये अरब सागर में आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी में आ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे टोटल 7, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अलावा 6 और सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर है। उसके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे उनके अलावा, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, 7। यदि भीमराव अंबेडकर को हटा दिया जाए, उनकी अध्यक्षता में पूछे ना देखो कि अध्यक्षता में, तो कुल कितने हो जाएंगे, तब 6, टोटल 7 थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए प्लस 6 अन्य सदस्य हो गए, ठीक है, कुल 7 थे। अंबेडकर साहब के साथ मिलाकर 7, और वैसे यदि अध्यक्ष को हटाकर चर्चा करें तो कुल कितने थे, 6 थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ किसको नियुक्त किया गया, ये है देखो मोहम्मद तैयब इकराम को, ठीक है। दिलीप टर्की किसी ने अगर किया है तो ये गलत है, ठीक है। दिलीप टर्की कहाँ के हैं, भारत के। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, दिलीप टर्की को। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, मोहम्मद तैयब इकराम को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था, ठीक है। तो यूकेपीएससी के पुराने पेपर से मेरे द्वारा इस प्रश्न को उठाया गया था, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या, देखो बीरबल, बीरबल का नाम क्या था, महेश दास। अगला देखो, भारत में किस वर्ष हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था भारत में हाथी परियोजना का शुभारंभ, 1992 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के सिंहभूम जिले से इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है, हाथी परियोजना। और वर्तमान में कुल हाथी रिजर्व कितने हैं भारत में, 33 हाथी रिजर्व में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व को मतलब 33वां हाथी रिजर्व भारत का अधिसूचित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड में भी 2 हाथी रिजर्व में, एक देखो रामगंगा वाला और दूसरा राजाजी वाला, ठीक है, दोनों टाइगर रिजर्व में और दोनों हाथी रिजर्व में भी आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सर्वोच्च किस कारण है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, ठीक है। यदि इसको आपको मैं डीपली समझाऊं, अनुच्छेद 13 का संबंध है देखो मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संबंध में, ठीक है। इसके माध्यम से मतलब ये, इसके माध्यम से क्या घोषणा होती है, यदि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होती हैं, ठीक है, शून्य मानी जाएंगी। दूसरे शब्दों में देखो, ये क्या है, न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, ठीक है, न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के योग्य यानी कि यदि इनका हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी अधिकार से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, उसको विधि के माध्यम से, ठीक है, मतलब स्थायी विधि के माध्यम से या फिर जो स्थायी विधिवत रूप से, ठीक है, विधिवत रूप से उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है, उसको गैर संवैधानिक या फिर अवैध घोषित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, तो इसको एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी अधिकार घोषित किया गया, ठीक है, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित किया गया। तो ये सारी शक्तियां किस में निहित हैं, ये शक्तियां संसद में निहित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद मतलब ऐसा कानून बना सकती है
संसद ऐसा जो ऐसी विधि बना सकती है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी संविधान, किसी मूल अधिकार को, ठीक है, यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है। एक तरफ तो ये प्रावधान है कि संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रावधान है यदि संसद ऐसा कोई कार्य करती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायालय है, ठीक है। तो न्यायालय सर्वोच्च है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये गलत किया गया, ठीक है, या फिर अवैध रूप से किया गया, विधिवत नहीं है या फिर उचित नहीं है, तो उसको निरस्त भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 41 है, थायमिन की कमी के परिणाम से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा रोग हो सकता है थायमिन की कमी के परिणाम से? ये देखो बेरी रोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थायमिन यानी कि बी, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। रिकेट्स विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, ध्यान रखिएगा। तो और विटामिन ए का कौन सा है? रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 42 है, वर्ष 2014-15 में शुरू की गई हमारी धरोहर योजना का संबंध है, ठीक है। हमारी धरोहर योजना किससे संबंधित है? थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। देखो विरासत स्थलों से नहीं है, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत से भी नहीं है, पूर्वोत्तर की संस्कृति के संरक्षण से भी नहीं है। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों की समृद्ध वृद्धि के विरासत के संरक्षण से, ठीक है, अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण से संबंधित है कौन सी? हमारी धरोहर योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखो 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यदि आप चर्चा करें, देखो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वानिकी, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता, ठीक है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, 21 मार्च वानिकी दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? देखो इसमें से भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से पुरा पाषाण काल के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पाषाणकालीन पुरा पाषाण काल के, ठीक है, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 45 है, तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मेरे द्वारा भी इसको कई बार देखा गया, तो इसमें कोई लॉजिक सही नहीं लग रहा है, ठीक है, केवल एक लॉजिक इसमें सही लग रहा है, ठीक है। देखो यदि आप देखते हैं ये 24 जो संख्या दी गई है 12 से भी विभाजित है, ठीक है, 6 से भी और 8 से भी, केवल यही इसका एक लॉजिक है। जैसे 36 है जो 4 से विभाजित है, 6 से और 3 से भी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 70 आप रखते हैं, ये 7 से भी विभाजित होगी, 2 से भी और 5 से भी, ठीक है। इसके अलावा इसमें और अन्य कोई लॉजिक काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? 70 है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 70 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, मतलब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यदि चर्चा करें अमेरिका के संविधान से अन्य क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, देखो मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति का पद जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा देखो यदि आप अन्य चीज़ें देखते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाना, ये भी कहाँ से है? अमेरिका से, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि ब्रिटेन के संविधान से आप देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, देखो संसदीय शासन, जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ठीक है। विधि का शासन, ठीक है, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। तीसरा देखो, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी सब कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ठीक है। यदि आयरलैंड का संविधान आप देखते हैं तो इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व,
ठीक है। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे निर्वाचन होगा, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए नामांकन का जो प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यदि आप देखो कनाडा के संविधान में चर्चा करते हैं, वहां से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। इसके अलावा देखो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित हैं, ठीक है, इनको भी कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके रिवीजन हो गई। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कुश्ती का स्वर्ण पदक नहीं जीता गया? कुश्ती का स्वर्ण पदक, ठीक है। रेसलिंग में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? अंचित शेउली ने, ठीक है। इन्होंने किस में जीता? देखो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन, ठीक है। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रीनुंगा और अंचित शेउली, ठीक है, और सुधीर, इन चारों के द्वारा किसमें? भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता गया था। जबकि कुश्ती में देखो बजरंग पूनिया, ठीक है, इसके अलावा साक्षी मलिक, ठीक है, नवीन, इसके अलावा देखो रवि दहिया, ठीक है, दीपक पूनिया और एक और विनेश फोगाट, ठीक है, इनके द्वारा चेक कर लेता हूं एक बार। सही है, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है, नवीन है, रवि दहिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो दीपक पूनिया और विनेश फोगाट, इनके द्वारा जीता गया था रेसलिंग में स्वर्ण पदक, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा सा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी। देखो प्रश्न क्या था? एक साल सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है, ठीक है। सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है। इस साल में 16 जनवरी से 15 मार्च तक कुल कितने दिन होंगे, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें देखो आपने सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर यदि लीप ईयर नहीं होता, पहले नहीं वाला हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यदि लीप ईयर नहीं होता तो जो सोमवार से शुरू होता है वो अगले साल मंगलवार को शुरू होता, ठीक है। ये मंगलवार को समाप्त हो रहा है, इसका मतलब देखो एक दिन प्लस ज्यादा जा रहा है, ठीक है। यानी कि सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को समाप्त हो रहा है कि अगला साल बुधवार को शुरू होता, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना। यानी कि क्या है? लीप ईयर है। सबसे पहले क्या है? लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर ये है। अब लीप ईयर है तो इसमें फरवरी कितनी जाएगी? 29 की जाएगी, ठीक है। मार्च में कितने दिन है? 15 दिन है। और जनवरी के कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए, क्योंकि 16 जनवरी से काउंट करना, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो गए? देखो 29 और 16 45 और 15 60 दिन, ठीक है। तो कुल कितना आंसर आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो सोमवार से यदि शुरू होता है साल और सोमवार को ही समाप्त होता है और अगला साल मंगलवार से शुरू होता है, यानी कि लीप ईयर एक सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। ये क्या है? देखो ये मंगलवार को समाप्त होकर अगला साल जो बुधवार को शुरू हो रहा है, यानी कि क्या है? ये अधिवर्ष है, यानी कि लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर यानी कि फरवरी 29 की जाएगी और इस हिसाब से इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 16 जनवरी से 15 मार्च तक के हमें दिनों की संख्या निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? 60 दिन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से शासक दक्षिण के स्वामी कहे जाते हैं? किसको कहा जाता है दक्षिण का स्वामी? सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश जो कि दक्षिण भारत में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंध्र सातवाहन भी इनको कहा जाता है, तो इन्हें दक्षिण का स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यदि 5 + 6 का अर्थ 61 तथा 8 + 10 का अर्थ 164 हो तो 7 + 9 का अर्थ क्या होगा? बहुत आसान सवाल, तो बस थोड़ा सा आपको इसको समझना है, देखना है, ठीक है। देखो 5 का वर्ग + 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? देखो 25 + 36 बराबर 61, ठीक है। पहला सही हो गया, 61 आ गया, ठीक है हमारा। अब दूसरा देखो, यदि दूसरा आप चेक करते हैं, 8 का वर्ग + 10 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 10.100, ठीक है। 8 × 8 = 64 और 10.100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 164। तो ये भी सही आ गया, ठीक है। जब तीसरा चेक करते हैं, इसका कितना आएगा? तो 7 का वर्ग हो जाएगा + 9 का वर्ग, ठीक है। 7 × 7 = 49 और 9 × 9 = 81, ठीक है। तो 9 × 1 = 10, 8 × 4 = 12 और 1 × 13। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका 130 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफी आसान क्वेश्चन था, 130 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 51 है, हाल ही में किसके द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता गया? ठीक है, तो किसके द्वारा इस खिताब को जीता गया? देखो इसमें जो सही आंसर है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, ठीक है। पहली बार मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ठीक है। और किसको हराया इसमें?
फाइनल में किसको हराया था? हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को हराया था। यदि चर्चा करें देखो शेष भारत, इसने ईरानी कप 2022 जीता था, ठीक है, ईरानी कप जीता था 2022 का। यदि पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं, इसने दिलीप ट्रॉफी जीती थी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी पश्चिमी क्षेत्र ने जीती थी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी। और सौराष्ट्र यहाँ पर यदि विजय हजारे आप देखते हैं तो विजय हजारे किसने जीता था? महाराष्ट्र ने, सौराष्ट्र ने, ठीक है, सौराष्ट्र ने जीता था विजय हजारे, ठीक है, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट किसके बराबर होता है? ठीक है, किसके बराबर होता है एक मेगाबाइट? 1024 टेराबाइट के या फिर 1024 बाइट के, ठीक है, 1024 गीगाबाइट के या फिर 1024 किलोबाइट की। तो एक MB कितना होता है? 1024 KB के बराबर, ठीक है, और 1024 MB बराबर कितना होता है? 1024 GB, और 1024 GB बराबर कितना होता है? 1024 TB, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। 1024 बाइट बराबर एक किलोबाइट। यदि आप कंप्यूटर इकाई मापन की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? बिट, ठीक है, बिट आता है, ठीक है, बिट के पश्चात कौन सा आता है? देखो बाइट्स, ठीक है, बिट के पश्चात आता है निब्बल, ठीक है, निब्बल, बिट के पश्चात कौन सा आता है? निब्बल, ठीक है। और यदि आप चर्चा करें देखो 8 बिट बराबर क्या हो जाता है? 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट हो जाएगा। फिर हो जाएगा देखो 1024 बाइट, 1024 बाइट, ठीक है, बराबर 1 KB हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, ठीक है, 1024 MB 1 GB, ठीक है, 1024 GB बराबर 1 TB, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है, ठीक है, इस तरह से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया था? ये है देखो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में इसको स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। अगला देखो, वर्तमान में प्रिया अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, ठीक है, वर्तमान में प्रिया अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है, देखो अपने पति से 3 वर्ष बड़ी और अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। तो प्रिया के पति की वर्तमान में कि 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो सबसे पहले इसमें हम क्या चेक करते हैं, हमें उसके बेटे की आयु दी गई, 3 साल बाद कितनी होगी उसके बेटे की आयु? 15 साल हो जाएगी, ठीक है, 3 साल बाद कितनी होगी? 15 साल, यानी कि अभी वर्तमान में कितना है वो? 12 साल का अभी वर्तमान में, ठीक है। और प्रिया क्या है? अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, यानी कि 12 गुना 4 कितनी है? 48। और उसका पति कितना है? उससे 3 वर्ष छोटा है, क्योंकि वो अपने पति से 3 साल बड़ी है, तो -3। उसके पति की वर्तमान आयु कितनी है? 45 साल। तो 5 साल बाद उसके पति की हमें आयु बतानी, तो कितनी हो जाएगी? देखो 45 + 5 50, ठीक है, काफ़ी सिंपल आंसर हो जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 55 है। देखो एक समूह में 8 व्यक्तियों को चॉकलेट पसंद है, ठीक है, एक समूह में 8 व्यक्तियों को चॉकलेट पसंद है। समूह के शेष व्यक्तियों जिनकी संख्या, समूह के शेष व्यक्तियों देखो जिनकी संख्या समूह के सदस्यों के वर्गमूल की 7 गुना है, ठीक है, समूह के कुल सदस्यों की वर्गमूल के 7 गुना है, यानी कि कुल सदस्यों का जो वर्गमूल होगा उसके 7 गुना, ठीक है। अब 8 आपने सबसे पहले इसमें माइनस कर लिया, ठीक है, 8 आपने देखा टोटल माइनस किए यदि किसी संख्या में, आप 8 माइनस करते हैं, ठीक है, देखो 36 में से 8 माइनस करेंगे बचता 28, 49 में से 41 और 25 में से 8 गया 17, तो किसी का भी कोई वर्गमूल नहीं है, ठीक है। इनमें जो वर्गमूल हो सकता है, देखो यदि आप 49 देखें 7 का वर्गमूल है, लेकिन 8 माइनस करके 41 हो रहा है, ठीक है, और जो 41 है वो किसी का भी 7 गुना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही देखो 36 में से 8 गया 28, ये 7 गुना हो सकता है, 4 का हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुल सदस्यों के वर्गमूल का नहीं है, ठीक है, कुल सदस्यों के वर्गमूल, इस वर्गमूल का 7 गुना इनमें से ना 36 है, ना 49 है, ना 25 है, तो संख्या कौन सा है? 64, ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 8 का 7 गुना हो गया 56, 56 + 8 बराबर 64, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक समूह में 8 व्यक्तियों को चॉकलेट पसंद है, ठीक है, 8 व्यक्तियों को चॉकलेट पसंद है और समूह के कुल सदस्यों के वर्गमूल के 7 गुना, ठीक है,
शेष व्यक्ति बचते हैं। तो शेष व्यक्ति कौन है? समूह के कुल सदस्य। कुल सदस्य यदि 64 है, देखो इनका वर्गमूल हो गया 8, 8 गुणा 7 बराबर कितना हो गया? 56। ठीक है, तो कुल कितने? 56 हैं प्लस 8 को चॉकलेट पसंद, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से एक क्लियर हो गया। अगला देखो, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज देखो किसका है? राज्य सूची का विषय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी दौड़ में, ठीक है, किसी दौड़ होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो टाइप नहीं हो रखा पूरा। किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। राम ने अपनी दौड़ श्याम से पहले पर अरुण के बाद पूरी की। सुरेश ने अपनी दौड़ कबीर से पहले लेकिन श्याम के बाद पूरी की। ठीक है, तो दौड़ किसने जीती? आपसे पूछा गया है दौड़ किसने जीती। देखो, ठीक है, दौड़ किसने जीती हमें ये इसमें चेक करना है। देखो, राम ने अपनी दौड़ श्याम से पहले पर अरुण के बाद, यानी कि अरुण ने पहले करी। ठीक है, अरुण, और श्याम से पहले पूरी करी राम ने, यानी कि फिर राम और श्याम। ठीक है, इन तीनों का रेशियो इस तरह से बन गया। अब देखो, उसके बाद सुरेश ने अपनी दौड़ कबीर से पहले लेकिन श्याम के बाद पूरी की। श्याम के बाद कौन? सुरेश। और लास्ट में देखो, कबीर से पहले पूरी की सुरेश ने। ठीक है, तो कबीर किस में आ गया? लास्ट में। तो देखो, दौड़ किसने जीती? यहाँ पर अरुण ने। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन रहा? अरुण रहा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? हाल ही में इसको भारतीय नौसेना को इसको, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कौन सा? देखो, INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ था 2 सितंबर 2022, ठीक है, को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 59 है। MS वर्ड में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंतिम क्रिया मतलब जो भी हाल ही में आपने जस्ट पहले आपने कुछ टाइप किया है, उसको डिलीट करना है। आपने कोई क्रिया, ठीक है, आपने कोई भी कार्य किया, उसको जैसे आपने कोई डिलीट किया, उसको वापस लाना है, तो उसके लिए क्या होता है? Ctrl Z। ठीक है, Ctrl Z, इसको अंडू भी कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से इसको वापस लाया जा सकता है। यदि कोई आपने डिलीट करना है उसको हटा सकते हो। ठीक है, या फिर जो डिलीट किया है उसको आप वापस ले सकते हो। तो अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु Ctrl Z। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो संवैधानिक दर्जा जो पंचायतों को प्राप्त है वो किस में? अनुच्छेद 243 में। ठीक है, ठीक है, यदि इसमें देखो चर्चा करें, इसमें सारे पंचायतों के संबंध में प्रावधान दिए गए। ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा, उनकी संरचना कैसे होगी, ठीक है, आकार कैसा होगा, कैसे कार्य करेंगे, तो वो सब किस में? देखो, संविधान में जो इन्हें दर्जा दिया गया 243 अनुच्छेद में अलग अलग। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 40 इनके गठन, ग्राम पंचायतों के गठन का ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40, ठीक है, केवल प्रावधान करता है। लेकिन जो पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 243 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 में, जो कि संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 का। ठीक है, और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है, वो भी अनुच्छेद 243 में ही दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों 243 के अंतर्गत ही रखे गए हैं। तो इस प्रकार ये देखो 60 प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है, बाकी उत्तराखंड के मैं आपको करा चुका हूँ, पहले क्लियर करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा साथ ही। ठीक है, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।